एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है आपका डेली टॉप 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 6। और ये क्लास कब आता है? ये सेशन आता है आपका सुबह 7:30 में। तो जिसको भी लाइव सेशन करना है और आंसर साथ साथ देते जाना है तो वो 7:30 में आ जाया करो। और मैं बोलूँगा सभी आ जाया करो, क्योंकि ये जो बात के लिए आप छोड़ते हो ना, कर लूँगा, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक आपको टाइम टेबल बना के ही आपको कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए 7:30 में ये क्लास आता है। 7:30 में आके जितने भी 20, 25, 30 मिनट का जो भी आपका क्लास होता है क्लास कर लो, फिर आपका एक रिविजन सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो गलती करके आ जाते हैं। किस भाग में मिलता है? ये मिलता है भाग 8 में। अब मैंने क्यों बोला कि इसमें गलती होता है? भाग 5 में है आपका संघ, भाग 6 में है राज्य, और भाग 7 में होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश, जो कि गलत है। यह है भाग 8 में, ठीक है। 7 में क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 5, 6 और 8 ये याद रखना है आपको, ठीक है। 5 में संघ, 6 में राज्य और 8 में केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में मिलता है? आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में है? यह भाग 18 में। किस में है? 18 में, ठीक है। भाग 18 में है आपात उपबंध का उल्लेख। क्लियर है? देखो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हैं जिसको आपको याद रखना है। यहाँ तो मैंने बस 2 ही पूछा है, लेकिन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट भाग हैं, अनुच्छेद है, ये सब याद रखा करो। और एग्जाम में कहीं से भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे एक बहुत बार पूछा गया है, पंचायत किस भाग में? तो भाग 9 में। ये सब आपके मुंह पे रहना चाहिए। वहीं पे अगर नगर पालिका पूछा जाए तो 9A में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को, जो 9th शेड्यूल है, आपको बताना है किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। तो ये प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन में, और ये हुआ था 1951 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में यह उल्लेखित है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो सरकार को मिला हुआ, तो यह आपके 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं, ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? अब देख लो, क्वेश्चन वहीं से मैं पूछ रहा हूं, बस थोड़ा बहुत अंतर आपको लग रहा है और आप फंसते जा रहे हो। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, अगर ये आपके दिमाग में एक बार अटक गया तो फिर आप इस आंसर को कर लोगे। 10वीं अनुसूची में है दल बदल, और अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि दल बदल 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 1985 में जोड़ा गया था। तो बस लिंक करने अगर आपको आता है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन जो 10वीं अनुसूची को संशोधित करता है। अच्छा, 51वां नहीं, 91st, ठीक है। 91st संविधान संशोधन जो 10वीं अनुसूची को संशोधित करता है, कब हुआ था? देखो, 52nd जो था, 52वां जो था, वह संविधान संशोधन क्या किया? उस संविधान संशोधन ने क्या किया? 10वां अनुसूची जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जो 10वां अनुसूची जोड़ा गया उसमें एक बार संशोधन भी हुआ है, और वो है 91st संविधान संशोधन से, ठीक है। 91st संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को संशोधित किया गया। आपको बताना है ये कब हुआ था,
ये हुआ था 2003 में। अगला क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपवन की अनुसूची में मिलता है। उपवन किस अनुसूची में मिलता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य है। इससे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपवन मिलता है आपको किस अनुसूची में? तो कौन सा वो अनुसूची है? ये तो आसान से है, बहुत बार आपने पढ़ा है, 6th है, ठीक है, 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अच्छा, 7वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद, 7वीं अनुसूची में है क्या? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो विषय बांटा हुआ है, ठीक है, ये है आपके 7वीं अनुसूची में। आपको बताना है इससे संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है? 246। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट चैनल सुमात्रा और किसके बीच स्थित है? ग्रेट चैनल, मैंने पहले ही बोला हुआ था, इन सारी चीजों को रिवाइज करके रखो। अगर आपने रिवाइज किया होता तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर बैठ के देखते रहो टुकुर टुकुर। क्या होगा सही आंसर? जल्दी बताओ। ग्रेट चैनल सुमात्रा और किसके बीच स्थित है? तो ग्रेट चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है, सुमात्रा और निकोबार, ठीक है, सुमात्रा और निकोबार के बीच स्थित है ग्रेट चैनल या महान चैनल। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको आना चाहिए। 8 डिग्री किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच। और वहीं पे अगर 9 डिग्री का बात करेंगे, 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। और 10 डिग्री का है अंडमान और निकोबार के बीच में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किन भारतीय राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक समय मैंने बताया हुआ है, भारतीय मानक समय जो है यह टोटल 5 भारतीय राज्यों से गुजरती है। याद है या भूल गए ये भी? अब आपको बताना है किन भारतीय राज्यों से ये सारे गुजरती है। ये 5 राज्य जो हैं वह कौन कौन है ये आपको बताना है। तो भारतीय मानक समय 5 भारतीय राज्य जो कि है, मैं सबको लिख देता हूं, यूपी, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, 3 हो गया। और कौन है? और है उड़ीसा, और कौन है? और है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये टोटल 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 राज्य हो गए जिनसे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही टफ क्वेश्चन, किसी को नहीं आता होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 3287, कितना? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला हुआ है, मोबाइल नंबर की तरह याद रखो तो याद रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहोगे। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात नहीं पूछा जा रहा है, शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो ये है 919, ठीक है। 1000 जो बच्चे हैं वह मेल हैं, तो 919 फीमेल हैं। कई जगह आपको 18 में मिलेगा, कई जगह 19 मिलेगा, पर ऑफिशियल डाटा में 19 ही है, ठीक है। लेकिन बहुत बार एग्जाम में जो पूछा गया उसमें 18 भी रहता है कई जगह, ठीक है। तो 18 या 19 जो आपको मिले आप आंसर करके आगे बढ़ोगे, आपके लिए उतना ये सब मायने नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
ठीक है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अगर लोगे भारत का, उसमें से 382 लोग मिलेंगे ऑन एन एवरेज। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार लगभग कितना है? पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार, देखो भारत को जब हम लोग बांटते हैं ज्योग्राफिकली इसका डिवीजन करते हैं, तो आपको पर्वत मिलते हैं, आपको पहाड़ी मिलते हैं, आपको पठार मिलते हैं और मैदान मिलते हैं। ठीक है, तो 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। तो आपको पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पूछा जा रहा है, तो यह 10.7 या 11%। ठीक है, 11% के आसपास है पर्वतीय क्षेत्र। वहीं पे अगर पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार पूछा जाए तो कितना होगा? पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, बहुतों को लग रहा होगा दोनों एक ही तो है, एक नहीं है। पर्वत मतलब जो बड़े पर्वत है, जैसे हिमालय सब की तरह को हम लोग पर्वत बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे छोटा पहाड़ी जो होता है उसका एक हाइट है। ठीक है, छोटे हाइट के जो इतने भी आपके पहाड़ी है आपके एरिया में आप देखते हो, एक बांका क्षेत्र में है बिहार में, मंदार हिल उसको बोलते हैं। ये पहाड़ी हुआ हिल, ठीक है, और ये पर्वत हुआ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, तो माउंटेन पर्वत हुआ और हिल पहाड़ी हुआ। ये छोटे आकार के जो भी पहाड़ी हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला मंदार हिल, ठीक है, ये एक पहाड़ी है, ये छोटा पहाड़ी। तो पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार भारत में लगभग कितना है? तो पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है लगभग 18.6%। ठीक है, या कई जगह आपको 19% भी मिलेगा। वहीं पे अगर पठारी क्षेत्र पूछा जाता तो वह है ऑलमोस्ट 27.7%। ठीक है, 27.7% पठारी क्षेत्र है, और सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र है लगभग 43%। ठीक है, 42%, 43%, यही आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लेकिन यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये आप जानो और उसका वैज्ञानिक नाम मुझे बता दो। तो एक इजी सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो, क्या नाम है? क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। यह है मोर का वैज्ञानिक नाम। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? पक्षी हो गया, अब वृक्ष बता दो। तो वृक्ष है बरगद। सबके दिमाग में आंसर आ गया, पर लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है वैज्ञानिक नाम है क्या। क्या नाम है? फाइकस बेंगालनेसिस। क्या नाम है? फाइकस बेंगालनेसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालनेसिस ये है जो आपका बरगद ट्री है। ठीक है, बरगद ट्री का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो नुसिफेरा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, निलंबो नुसिफेरा। ठीक है, निलंबो नुसिफेरा ये है राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहली बात, जलीय जीव है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेंटेनिस्टा गंगेटिका। क्या नाम है? ये है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, ये है डॉल्फिन का यानी गंगेटिक डॉल्फिन जो है उसका वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है?
पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है? जल्दी बताओ। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है? जल्दी बताओ। तो इसको भी मैंने क्या बोला है? इसको भी मैंने आपको बोला है मोबाइल नंबर की तरह याद रखो तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रखोगे मोबाइल नंबर की तरह तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, जो अक्षय ध्रुवीय व्यास है वह है 12,714 किलोमीटर। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तब कितना होगा? भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756। ठीक है, 12,756 किलोमीटर ये है आपका भूमध्य रेखीय व्यास। क्लियर? और अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है, तो 56 में 14 घटा दो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। कितना होता है? ये होता है 42 किलोमीटर। मुझे तो याद है, आप घटा के देख सकते हो, लेकिन आपको याद भी रखना है, क्योंकि अगर आपको दोनों में से कोई एक अगर भूल जाते हो तो फिर आपके लिए डिफरेंस निकालना इतना आसान नहीं होता है। और कई बार ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास के बीच का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 42 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है जो आपको याद रखना है, ये व्यास है। ठीक है, ये व्यास है, ध्यान देना, ये व्यास है। व्यास मतलब डायमीटर होता है। अगर आपसे रेडियस पूछ लिया जाए तो इसका आधा आप कर दोगे। ठीक है, क्लियर? ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है जोवियन ग्रह पर प्रमुख रूप से कौन सी गैसें पाई जाती है? जोवियन प्लैनेट, मैंने बताया हुआ था प्लैनेट्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक जोवियन प्लैनेट। ठीक है, जुपिटर से पहले जितना है ये सब टेरेस्ट्रियल है, और जुपिटर से यानी इंक्लूडिंग जुपिटर से बाद में जितना है ये सब जोवियन प्लैनेट है। तो जोवियन प्लैनेट जो भी हैं ये सब गैसियस प्लैनेट है। ठीक है, इसका जो सतह होता है वह गैसियस होता है। आपको बताना है इसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। इसके अलावे और भी गैस हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चार पाए जाते हैं, सॉरी ये तीन पाए जाते हैं। इन तीनों में से भी अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए हाइड्रोजन और हीलियम, बस। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से अगर सबसे निकटतम ग्रह का मैं बात करूं तो यह है शुक्र। ठीक है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? ये तापांतर मतलब समझना, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं पूछा जा रहा है, सबसे अधिक जो टेम्परेचर डिफरेंस है। यानी आप जानते हो कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे रात में टेम्परेचर कुछ और होता है और दिन में टेम्परेचर कुछ और होता है। ठीक है, रात में बहुत अधिक टेम्परेचर भी हो सकता है, दिन में बहुत कम टेम्परेचर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप चांद पे ही ले लो तो रात का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के पास रह सकता है, और दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे अधिक कहाँ है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस उसी को तापांतर बोलते हैं, और वह किस ग्रह के पास है? तो वह बुध के पास है। ठीक है, बुध का जो तापांतर है वह सबसे अधिक होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वो ग्रह जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है, कौन सा है वो? वह है शनि। जुपिटर का जमाना चला गया, अब है शनि। टोटल 82 ग्रह है, उपग्रह है इसके पास, और बृहस्पति के पास कितना है? 79, जो कि पहले हुआ करता था सबसे अधिक, बीते दिनों की बात है ये। अगला क्वेश्चन है अगर संवेग और वेग का अनुपात लें तो हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? बहुतों का हो गया सर्वाधिक,
उल्टी उल्टी सा फील हो रहा है ना, कुछ को तो जरूर हो रहा होगा। क्या यार, फिर से आ गया है दिमाग खराब करने के लिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक तो आपका दिमाग खराब होगा ही। तो अगर संवेग और वेग का अनुपात लें तो हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवेग का फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया हुआ है, P = mv। संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, ठीक है। तो mv हो गया, उसके बाद वेग का अनुपात ले रहे हो यानी अपॉन v कर रहे हो, तो यहां से देखो क्या क्या हुआ, b खत्म हो गया, बच क्या गया m, यानी m मतलब मास। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग आपका सही रहना चाहिए। अगर दिमाग सही है तो कर पाओगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है। थोड़ा सा राहत भरा सांस आ रहा होगा आपको, अरे यार ये तो कर लेंगे। न्यूटन का 3 गति का नियम है, उसमें से एक है जिसका एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है, 2 का आपको समझ में आ जाएगा अगर डेफिनेशन आप जानते हो, तो एक का आपको डेफिनेशन के साथ कुछ मैच नहीं करता है, वो है दूसरा। उसी का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अगर न्यूटन के दूसरे गति का नियम हम देखें, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसका एग्जाम्पल है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। अगला क्वेश्चन है, चप्पू चलाने पर नौका आगे बढ़ना, चाकू चलाने पर नौका का आगे बढ़ना, ठीक है, यह न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है। आप जानते हो नाव को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू चलाते हैं, तो यह थर्ड न्यूटन के तीसरे गति के जो नियम है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा गति का नियम क्या कहता है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जितना हम कोई भी किसी भी चीज पर जितना हम धक्का लगाएंगे, ठीक है, उसके अपोजिट में भी उतना ही धक्का लगेगा। क्लियर है। तो आप जानते हो चप्पू जितना जोर से चलाओगे उतना ही जोर से नौका आगे बढ़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गद्दे को डंडे से पीटने पर धूल का निकलना यह न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है। अब सबको लग रहा है दूसरा तो हो गया, तीसरा भी हो गया, बच गया है पहला, तो मार देते हैं। तो आंसर भी सही है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए गति का प्रथम नियम क्या है। गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल बल ना पड़े तो जो जिस स्टेटस में है उसी में वो रहना पसंद करता है। मतलब जो जैसा है भाई उसी में मस्त है, ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो पढ़ता रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स यानी कुछ मिल ना जाए भाई उससे पढ़ाई को भटकाने के लिए। और जो नहीं पढ़ रहा है उसको नहीं पढ़ना है जब तक मम्मी आके या पापा आके डंडा ना मार दे, ठीक है। तो गद्दे को डंडे से पीटने पर धूल का निकलना, देखो धूल निकलना चाहता है कभी क्या, अगर आप डंडे से पीटोगे तो धूल निकलेगा बेचारा। तो यह पहले गति का नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर पर सोडियम कार्बोनेट डालने पर रंग में क्या बदलाव आएगा। लिटमस पेपर पर सोडियम कार्बोनेट अगर आप डालते हो, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाकर अगर आप डालते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर को डालोगे तो वह रेड से ब्लू हो जाएगा। क्या होगा, रेड से ब्लू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग क्यों किया जाता है। बेकिंग पाउडर जो होता है उसके निर्माण में टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है क्या पर्पस है टार्टरिक एसिड का। तो उसका जो बीटर टेस्ट होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, टू रिमूव बीटर टेस्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट जो है वह थोड़ा बीटर होता है। उस बीटर टेस्ट को हटाने के लिए, ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग, टार्टरिक एसिड उसमें इस्तेमाल करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? 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 किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तेजाब आप बहुत बार आपने सुना है, आपको बताना है कि तेजाब के रूप में हम लोग किस एसिड को जानते हैं? इसी को, सल्फ्यूरिक एसिड को ही। ठीक है, H2SO4 को ही हम लोग तेजाब के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा किसको कहा जाता है? नीला थोथा किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस। क्या नाम है? फेलिस कैटस। अगला क्वेश्चन है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। ठीक है, राना टिग्रिना। अगला क्वेश्चन है, कवक और हरे पौधे के जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचारी यानी फंक्शनल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बायो से एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कवक यानी जो फंगस होता है और जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे के जड़ों में फंगस होते हैं, आपको बताना है इन दोनों के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वह कौन सा है, क्या उसको कहते हैं? उसको कहते हैं, हिंदी में तो कवक मूल कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना नहीं है, माइकोरहिजा याद आपको रखना है। क्या नाम याद रखना है? माइकोरहिजा। ठीक है, क्या है इसका नाम? माइकोरहिजा। तो माइकोरहिजा ही उसको कहा जाता है और यही नाम आपको याद रखना है। कवक मूल जो है ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीटों का श्वसन अंग क्या होता है? अधिकांश कीटों का श्वसन अंग क्या कहलाता है? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया अधिकांश कीटों का श्वसन अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, कुनैन कैसा पौधा है? आवृतबीजी या अनावृतबीजी? कुनैन आवृतबीजी है या अनावृत है? एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म? तो ये आवृतबीजी है, सॉरी, हाँ ठीक है, आवृतबीजी। कुनैन आवृतबीजी है। ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन है, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग किसके कारण होते हैं? सेब में पाए जाने वाले लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो सेब के लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण सेब का कलर लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है सिरोसिस, सोरोसिस। ठीक है, सोरोसिस। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। अगला क्वेश्चन है, सर्पों का विष ग्रंथि कशेरुकी प्राणियों के किस ग्रंथि के समांग यानी होमोलोगस है? हम लोग अगर खुद से कंपेयर करें सांप को, तो आपको बताना है सांपों का जो विष का ग्रंथि होता है वह हमारे पास भी उस तरह का एक ग्रंथि होता है। वो किस रूप में है हमारे पास? अब बहुतों को लगता है कि सांपों के दांत में विष होता है, इसलिए दांत तोड़ दो तो विष नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, सांपों के दांत में विष नहीं होता है। सांपों के पास जिस तरह से हमारे पास एक सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ से आपका सलाइवा निकलता है,
ठीक है, मुंह में जो आपका थूक है ये जहाँ से निकलता है, उसी तरह से सांपों के पास भी एक ग्लैंड होता है जिसको वेनम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे किस ग्लैंड के समान है वो? तो लार ग्रंथि के समान, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथियों के समान है वो। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत में पिचर प्लांट मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? भारत में पिचर प्लांट मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? पिचर प्लांट आप जानते हो, जो कीड़े मकोड़े को खाता है वो पौधा, कीटभक्षी पादप इसको बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यह मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, भारत में ये मेघालय क्षेत्रों में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पिचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या है? आज वैज्ञानिक नाम ने आपको परेशान कर दिया है। पिचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है नेम्फेथिस खासियाना। क्या है नाम इसका? निम्फेथिस खासियाना। ठीक है, निम्फेथिस भी अगर आपको याद रह जाए तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा बात है। तो निम्फेथिस खासियाना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आंत में जल का संग्रह कौन सा जानवर करता है? तो आंत में जल का संग्रह ऊंट करता है। ये सिर्फ आंत में नहीं, बहुत जगह जल का संग्रह करता है। ये अपने ब्लड स्ट्रीम्स में भी जल का संग्रह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? लाल मिर्च के तीखी होने का कारण क्या है? कैप्सेसीन। क्या पाया जाता है उसमें? कैप्सेसीन। ठीक है, कैप्सेसीन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? हमारे शरीर में पाया जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। दो क्वेश्चन यहां से आता है और अक्सर आप इसमें कंफ्यूज होते हो। तो जो स्पर्म सेल है, मानव शरीर का बात किया जा रहा है, मेल और फीमेल आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, बस मानव शरीर में पूछा गया है और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म सेल, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये मैंने बताया हुआ है, ये है ओवम। ठीक है, अब बहुतों ने, मैंने पहले भी इसको करेक्ट किया हुआ है, बहुत बच्चों ने यहाँ पे बोला सर गलत है, ओवम नहीं होगा, न्यूरॉन होगा। भाई तुम ही पढ़े लिखे हो, मैं तो यहाँ गंवार बैठा हुआ ना। तो न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका है और आपसे यहाँ पे सबसे बड़ी पूछी गई है। ठीक है, तो बड़ी, ये बड़ा हो बोलते हैं और इसको लंबा बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर? सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी फीमेल एग जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है, और मेल स्पर्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है? जो आप लोगों को बहुत पसंद है लहसुन का गंध, है ना? तो बताओ किस यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है? तो सल्फर के कारण। ठीक है, लहसुन में गंध जो होता है वह सल्फर के कारण होता है। क्लियर? तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।